कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं, मतलब जहाँ पर कॉरपोरेशन यानी वर्किंग कलेक्टिवली, जहाँ पर आपको मिलकर काम करना है। इट रेफर्स टू दैट वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर, मतलब उसके मेंबर्स के वेलफेयर के लिए जहाँ पर मिलकर आप काम करते हैं, जो जहाँ पर कुछ लोग जानबूझकर इकट्ठे होते हैं, मिलकर काम करते हैं, दैट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है? ये करती है ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, हर कोई किसी के लिए और हर किसी के लिए काम करना है। अब इसमें ये बाकियों से डिफरेंट कैसे है? क्योंकि बाकी सभी में जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। आप देखिएगा, बस ये एक ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर मेंबर्स को सर्व करना होता है। रजिस्ट्रेशन, इसमें जो रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंडर, या फिर जो स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट सोसाइटीज़ एक्ट है उनके अंडर किया जाता है, और ये मैंडेटरी है। बस जो चेन्नई, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बंगाल एंड बिहार है यानी कॉम 2, वो उनकी अपनी ओन सोसाइटीज़ हैं। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस के क्या फ़ीचर्स हैं? इसके फ़ीचर्स हैं, फर्स्ट वॉलंटरी मेंबरशिप, इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो जानबूझकर बनते हैं, अपनी मर्ज़ी से बनते हैं, इनका कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप इसका मेंबर बनिए। सेकेंड है लीगल स्टेटस, नो एसोसिएशन कैन यूज़ वर्ड कोऑपरेटिव विदाउट इट्स रजिस्ट्रेशन। मैंने अभी बताया कि ये जो आता है हमारा रजिस्टर इनकॉर्पोरेटेड में आता है और उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। रजिस्ट्रेशन होते ही इनको लीगल स्टेटस मिल जाता है, अदरवाइज़ आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में एंटर नहीं कर सकते। थर्ड इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी, इसके मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो इनके शेयर्स तक लिमिटेड होती है। नेक्स्ट है कंट्रोल, इसकी जो कंट्रोल जॉब है वो डेमोक्रेटिक वे से किया जाता है, यानी मतलब जो सभी मेंबर्स हैं वो किसी पर्सन को सिलेक्ट करेंगे, वो काम करेगा, और वो भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अपनी मर्जी से करेगा, वो मेंबर से उनकी सलाह लेकर काम करेगा। फिफ्थ सर्विस मोटिव, इसमें मोटिव होता है सर्विस होता है, ये तो इसका मेन प्रिंसिपल ही है, इसके ऊपर ही काम करती है, ये प्रॉफिट अर्न करना इसका मेन मोटिव नहीं होता। इक्वलिटी ऑफ वोटिंग राइट्स, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो इस प्रिंसिपल पर काम करते हैं कि 1 पर्सन 1 वोट, एक पर्सन होगा वो एक वोट देगा, इसलिए सबको इक्वल राइट मिलता है इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारा डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस क्या होता है? ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, 1/4 ऑफ सरप्लस टू जनरल रिजर्व, जितना सारा सरप्लस है उसका 1/4 जाएगा जनरल रिजर्व में, और जो सरप्लस है उसका 10%, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम चाहे हो जाए, लेस देन और इक्वल टू 10%, वो होगा डिविडेंड दिया जाएगा कैपिटल के ऊपर। और जो बाकी डेवलपमेंट एरिया की जो डेवलपमेंट करनी है वो भी 10% होगी, उससे कम हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और जो बाकी सरप्लस बच गया वो बोनस के रूप में दिया जाएगा। किस बेस पर? ऑन द बेसिस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स बट ऑन कंट्रीब्यूशन, जिसके पास जितने शेयर है उसके बेस पर नहीं देना, बल्कि जिनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से उनको बोनस दिया जाएगा। नेक्स्ट है कैश ट्रेडिंग, इसमें मैक्सिमम जो कोशिश की जाती है वो कैश ट्रेडिंग की जाती है, इसमें क्रेडिट देने की नहीं की जाती। और अब है हमारा अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस कहाँ से अरेंज होता है इसके अंदर? या तो कैपिटल होती है फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ मेंबर्स टू मेंबर्स को अपने शेयर्स दे दीजिए, वो आपको कैपिटल देंगे, तो इससे आपके पास पैसा आ जाएगा। लोन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट से लोन लेकर, या फिर गवर्नमेंट से जो ग्रांट देती है वो उससे, ये इससे हमारा फाइनेंस अरेंज होता है। गवर्नमेंट कंट्रोल, इसमें गवर्नमेंट का क्या कंट्रोल होता है? इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है क्योंकि उसको एनुअल रिपोर्ट सेंड करनी पड़ती है और अकाउंट्स को रजिस्ट्रार को सेंड करना पड़ता है। अब है इसका फॉर्मेशन, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उसका फॉर्मेशन कैसे होगा? फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सबसे पहले देखिए, इसमें मिनिमम 10 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 100 होने चाहिए। किस केस में? जब कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होती है, और बाकी के लिए कोई लिमिट नहीं है इसमें। इसको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंने पहले ही बता दिया आपको, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंडर या फिर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर किया जाता है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फिल करनी होती है, उस एप्लीकेशन में होता है नेम ऑफ प्रपोज्ड सोसाइटी, उस सोसाइटी का नाम, उसका ऑब्जेक्टिव, डिटेल ऑफ शेयर कैपिटल, राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मेंबर्स, मेथड ऑफ बिकमिंग ए मेंबर, किस मेथड से आप मेंबर बनोगे, नेम एंड एड्रेस ऑफ मिनिमम 10 मेंबर्स एंड रूल्स ऑफ सोसाइटी के क्या रूल्स हैं। अब ये एप्लीकेशन जब फिल हो जाती है तो ये स्टेट रजिस्ट्रार के पास, या फिर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर जो रजिस्ट्रार है, हर स्टेट में वैसे रजिस्ट्रार होते हैं, आप वहाँ पर उसको दे दीजिए एप्लीकेशन। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होता है कि हाँ सब चीज़ें ठीक है, तो वो रजिस्टर में एंटर कर देगा, उससे रजिस्ट्रेशन हो जाता है और ये एक अलग से सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये अपने नाम पर एसेट्स रख सकती है, किसी के खिलाफ फाइल सूट कर सकती है और वो उसके खिलाफ कर सकता है।
इसके अंदर जो ऑफिस बेयरर्स होते हैं, मतलब ऑफिस के जो मेंबर्स होते हैं, वो कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजर। और इनको जनरली क्या 2 साल के बाद सेलेक्ट किया जाता है, मतलब 2 साल के बाद ये चेंज भी हो सकते हैं, सिलेक्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। अब हमारा टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के टाइप्स: कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यानी जो कंज्यूमर की हेल्प करने के लिए बनी है, उनको बल्क में प्रोडक्ट परचेज कर लेती है वो, और उससे उनको सस्ता माल मिल जाता है और वो कंज्यूमर को उससे फ़ायदा हो जाता है। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब प्रोड्यूसर्स की हेल्प के लिए जो बनी है, ऐसे प्रोड्यूसर्स जिसको अपना प्रोडक्ट सेल करने में प्रॉब्लम आ रही हैं उनके लिए। नेक्स्ट है हमारा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ यानी जो मार्केट अवेलेबल करवाती है। बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट वाले, जिनकी पेंटिंग वाले, उनकी सेल करने में प्रॉब्लम आती है तो वो उनसे लेती है और उनको जो एक्चुअल वैल्यू होती है उस पर उनको सेल करवाने में हेल्प करती है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, क्रेडिट सोसाइटीज़ मतलब जिसको लोन की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करवाने में जो हेल्प करती है। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ जो फार्मर्स की हेल्प करती है, फार्मर्स को सीड्स प्रोवाइड करवाने में, उनका प्रोडक्ट सेल करवाने में, इन सब चीज़ों में। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हाउस प्रोवाइड करवाने में हेल्प करती है, यानी जिनके पास अपना हाउस नहीं है और वो अपना हाउस लेना चाहते हैं तो रेजिडेंशियल एरिया में ये काम करती है, उनको उनका हाउस प्रोवाइड करवाने में, लोन देने में, उनको फ्लैट्स वगैरह देने में। ये जो मेन होता है ये बड़े एरियाज़ में होते हैं। अब इसकी क्या मेरिट्स हैं? मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट, इजी फॉर्मेशन। इसको बनाना बहुत इजी है क्योंकि बस एक रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन दी और बन जाता है, कोई ज़्यादा इसमें फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती। सेकेंड है इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी। इसकी जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है वो उनके शेयर्स तक ही लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती। ये इसका बेनिफिट है। स्टेबिलिटी, इसके ऊपर मेंबर्स के आने का जाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक मेंबर आया गया कोई बात नहीं है, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ये कंटिन्यू रहेगा। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, जो मेंबर सेलेक्ट किया जाता है वो इसका मैनेजमेंट करता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा और अपना मैनेजमेंट स्टार्ट कर देगा। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है प्रॉपर तरीके से। लेजर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसको स्टार्ट करने में कोई ज़्यादा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो होते नहीं क्योंकि बहुत फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती इसमें, इसलिए ईजिली ऑपरेट हो जाता है। टैक्स एडवांटेज, इसकी जो काम है वो सारे टैक्स से एग्जम्प्टेड है, मतलब इनको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। स्टेट पैट्रोनेज, स्टेट पैट्रोनेज का मतलब है इसको स्टेट के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। स्टेट यानी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिल जाते हैं, गवर्नमेंट इनको ग्रांट दे देती है, बाकी जो उसके रिसोर्सेज है उनको यूज़ करने के लिए इनको दे सकती है। सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीपर रेट, ये गुड्स हैं चीपर रेट पर सप्लाई करते हैं, जैसे ये बल्क में ख़रीद लेते हैं, होलसेल रेट पर परचेज़ कर लेते हैं और उसके मेंबर्स को सस्ते पर दे देते हैं। चेक ऑन अदर बिजनेस, ये दूसरे बिजनेस पर भी नज़र रखती है क्योंकि अगर मान लीजिए प्राइस ज़्यादा ना हो तो ये ध्यान रखती है, अगर प्राइस ज़्यादा हो गई तो इनके मेंबर्स को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए बाकी को भी इसका फ़ायदा हो जाता है, दूसरे बिजनेस पर भी इसकी इनकी नज़र रहती है। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये क्या होता है? प्रिवेंटेड द कंसंट्रेशन ऑफ द कंट्रीज वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। जैसे कुछ लोग हैं वो अपने हाथों में बिजनेस की डोर रखते हैं तो वो अपनी मर्जी से प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, रेट ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बट जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो उनको ऐसा करने से रोकती है, वो उसके मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करती है और वो फिर उनको ज़्यादा रेट वगैरह बढ़ाने नहीं देगी और उनके हाथों में फिर ज़्यादा एक कंट्री की पूरी वेल्थ कंसंट्रेशन होने से रोकती है। अब इसकी लिमिटेशंस, देखिए किसी चीज़ की मेरिट्स होती है तो लिमिटेशंस कहीं ना कहीं होती है। फर्स्ट, लैक ऑफ कैपिटल, क्योंकि मेनली जो देखा जाता है जो इसके मेंबर्स होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता तो वहाँ पर लैक ऑफ कैपिटल रहता ही है। इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट, इसके जो मेंबर्स होते हैं इतने, ऐसा नहीं है कि वो एक्सपर्ट्स होंगे तो इसलिए दूसरों से कंपैरिजन किया जाए तो एक्सपर्ट मेंबर्स का से कम्पिटेंट नहीं कर पाते, ये इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट रहता है। कैश ट्रेडिंग, इसमें मेनली जो ट्रेडिंग होती है वो कैश में ही की जाती है, बट जो पुअर पर्सन है वो सोचते हैं कि उसको क्रेडिट में मिले। मेन वो इसी पर्पज़ से कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि उसको जिस टाइम पैसा अवेलेबल नहीं है वो उसको क्रेडिट में मिल जाए, बट इसमें कैश ट्रेडिंग की जाती है तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिल पाता। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इसके मोस्टली जो देखा जाता है इसके जो मेंबर्स हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, यानी किसी एक पॉलिटिक्स का मेंबर्स बन जाता है तो वो अपने तरीके से काम करने लग जाता है और वो उसमें इंटरफेयर करता है। लैक ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि देखिए जहाँ पर प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटिव नहीं होता वहाँ कहीं ना कहीं मोटिवेशन की कमी रहती है, आप हिचकते हैं काम करने में, आप ज़्यादा बर्डन नहीं लेते, आप मोटिवेट नहीं होते उस काम को करने के लिए। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस,
क्योंकि पब्लिक देखती है कि इसमें तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा है, गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरफेरेंस है इसके अंदर, अपने तरीके से काम करती है, तो इसलिए उनका कॉन्फिडेंस इन चीज़ों में कम रहता है। लैक ऑफ सीक्रेसी, इनको अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है, एनुअल अकाउंट सबमिट करवाने होते हैं रजिस्ट्रार के पास, तो इसलिए इसमें चीज़ें सीक्रेट नहीं रहती। म्यूचुअल डिस्प्यूट्स, इसके जो मेंबर्स हैं वो उनमें आपस में डिस्प्यूट रहता है कि कौन काम क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सब चीज़ें रहती हैं, तो उनमें डिस्प्यूट बना रहता है। जो पॉलिटिकल के कारण भी कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है उसके कारण भी डिस्प्यूट्स रहते हैं, इसलिए ये इसकी एक लिमिटेशंस बन जाती है।